नमस्कार दोस्तों, मैं पूर्णिमा वापस आ गई हूँ एक और मज़ेदार टॉपिक के साथ। तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि ये फार्म बिल 2020 है क्या और फार्मर्स इसे इतना क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये सिर्फ पंजाब हरियाणा में क्यों हो रहा है, बाकी जगह क्यों नहीं हो रहा। तो इस वीडियो में मैं ये बताऊंगी कि जिस कानून से किसान मजबूत होंगे उसी को वो क्यों विरोध कर रहे हैं। उनके पास कुछ ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से वो इसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो हाल ही में लोकसभा में पास हुए 3 किसान बिल, जो फार्मर्स बिल 2020 में से 2 बिल को राज्यसभा में भी मंजूरी मिल गई है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह कानून का रूप ले लेगा। अब ये फार्मर्स बिल 2020 का बड़े पैमाने पर विरोध किया जा रहा है। ऐसे में ये समझना ज़रूरी है कि कौन किसान है जो इसका विरोध कर रहे हैं और वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो राज्यसभा ने 2 किसान बिल, एक तो फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020 और फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन अग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल 2020 को मंजूरी दी है। हालांकि किसानों का विरोध जारी है। खुद प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि सरकारी खरीद और एमएसपी मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस जारी रहेगी। इस कानून के कारण वे अपनी फसल को बाजार में भी अपनी सहूलियत और मुनाफे के हिसाब से बेच पाएंगे। इस कानून के कारण किसानों को आज़ादी होगी कि वे अपनी फसल को सीधा कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउसेस, प्रोसेसिंग प्लांट्स, होटल, रेस्टोरेंट में बेच सकेंगे। इसके बावजूद कुछ किसान इसका विरोध क्यों कर रहे हैं, इसे जानते हैं। तो इस बिल का विरोध मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े किसान कर रहे हैं। पूरे देश के किसान इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। इन किसानों को डर लगता है कि सरकार धीरे धीरे एमएसपी और सरकारी खरीद की परंपरा खत्म कर देगी। बता दें कि इन राज्यों में बड़े बड़े किसान हैं और सरकारी खरीद को लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी मजबूत है। सरकार ने 23 फसलों के लिए एमएसपी का निर्धारण किया है। हालांकि वह फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की मदद से केवल गेहूं और चावल की खरीद करते हैं। पिछले कुछ समय से वे दलहन की भी खरीदारी कर रहे हैं। ऐसे में किसानों को लगता है कि धीरे धीरे ये खरीदारी भी बंद कर दी जाएगी। सरकार ने जिन 2 बिल को पास किया है, माना जा रहा है कि उससे छोटे और मध्यम वर्ग के किसानों को काफ़ी फायदा पहुंचेगा। कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्रोसेस 2020-21 की एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी खरीद और एमएसपी सिस्टम का सबसे ज़्यादा फायदा बड़े किसानों को हो रहा है। हालांकि पिछले कुछ सालों में छोटे और मध्यम वर्गीय किसानों की स्थिति में भी सुधार आया है। नीति आयोग की 2015 की एक रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया है कि सरकार के लिए यह संभव नहीं है कि वे हर सीजन में बड़े पैमाने पर एक कमोडिटी की एमएसपी पर खरीदारी करें। बड़े किसानों को इसी बात का डर लगता है। जैसा कि आप जानते हैं कि सरकार केवल गेहूं और चावल की एमएसपी पर खरीदारी करती है। दलहन और अन्य फसलों की खरीदारी ना के बराबर होती है। यही वजह है कि पंजाब, हरियाणा के बड़े बड़े किसान केवल गेहूं और चावल की खेती करते हैं। इसके चक्कर में दलहन और तिलहन का रकबा काफ़ी घट गया है। पंजाब और हरियाणा में खेती में पानी का इतना इस्तेमाल हो रहा है कि ग्राउंड वाटर का बहुत बुरा हाल हो गया है। ये किसान ज़्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में केवल ये 2 फसलें करते हैं। अब एमएसपी पॉलिसी के कारण फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के पास ओवर स्टॉक है। चावल और गेहूं गोदाम में सड़ रहे हैं। इसके बावजूद खरीदारी की जाती है। दूसरी तरफ दाल का औसत कंजम्पशन काफ़ी घट गया है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि 1960 के दशक में देश में प्रति व्यक्ति दाल की उपलब्धता और सेवन 25 किलोग्राम थी, जो अब घटकर 13.6 किलोग्राम पर पहुंच गई है। आगे बात करें तो पंजाब और हरियाणा के किसान दिल्ली में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। केंद्र सरकार के कृषि कानून के खिलाफ हजारों किसान दिल्ली कूच किए हैं। दिल्ली चलो मार्च निकाल रहे हैं।
इस मार्च को रोकने के लिए हरियाणा और पंजाब सरकार ने अपने बॉर्डर सील कर दिए हैं। भारी पुलिस फोर्स भी तैनात किए गए हैं, जिन बिलों को मोदी सरकार किसानों के हित में और अपने लिए वरदान बता रही है। आखिर उसके खिलाफ किसान क्यों सड़कों पर उतरे हुए हैं? आइए आपको बताते हैं इस आंदोलन की जड़ क्या है। किसानों का सबसे बड़ा डर न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म होने का है। इस बिल से सरकार ने कृषि उपज मंडी समिति यानी मंडी से बाहर भी कृषि कारोबार का रास्ता खोल दिया है। हालांकि सरकार ने बिल में मंडियों को खत्म करने की बात कहीं पर भी नहीं लिखी है, लेकिन उसका प्रभाव मंडियों को तबाह कर सकता है, इसका अंदाज़ा लगाकर किसान डरे हुए हैं। फिर इस बिल के ज़रिए वन कंट्री टू मार्केट वाली नौबत पैदा हो सकती है, क्योंकि मंडियों के अंदर टैक्स का भुगतान होगा और मंडियों के बाहर कोई टैक्स नहीं लगेगा। फिर किसानों की ओर से यह कहा जा रहा है कि आड़तियां या व्यापारी अपने 6 से 7% टैक्स का नुकसान ना करके मंडी से बाहर खरीद करेगा, जहां उसे कोई टैक्स नहीं देना है, जिससे मंडी समिति कमज़ोर होगी तो किसान धीरे धीरे बाजार के हवाले चला जाएगा। ये बहुत बड़ा रीज़न है जो हमें समझने की ज़रूरत है। फिर किसानों की इस चिंता के बीच राज्य सरकारों का भी डर सता रहा है। अगर निजी खरीदार सीधे किसानों से अनाज खरीदेंगे तो उन्हें मंडियों में मिलने वाला टैक्स नहीं मिलेगा। दोनों राज्यों को मंडी से मोटा टैक्स मिलता है, जिसे वे विकास कार्य में इस्तेमाल करते हैं। अब हमारे मन में ये सवाल पैदा होता है कि पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों की तरह देश के बाकी किसान आंदोलन क्यों नहीं कर रहे हैं? तो एपीएमसी के अंतर्गत सरकार की तरफ से पहले से तय हुए दाम में खरीदारी का राष्ट्रीय औसत 10% से कम है, लेकिन इसका उलट पंजाब में 90% से अधिक है। हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उपजाऊ ज़मीनों पर उगने वाले अनाज की राज्य सरकारें एपीएमसी की मंडियों में न्यूनतम समर्थन मूल्य मिनिमम सपोर्ट प्राइस देकर किसानों से खरीद लेती है। इसका मतलब खुले बाजार में केवल 10% उत्पादन की बिक्री की गुंजाइश रह जाती है। दूसरी तरफ देश के लगभग 6000 एपीएमसी में से 33% अकेले पंजाब में ही है। नए कृषि कानून के तहत पंजाब का कोई किसान अपने उत्पादन को खुली मंडी में अपने राज्य या राज्य से बाहर कहीं भी बेच सकता है, लेकिन विरोध करने वाले छोटे किसान कहते हैं कि वो एपीएमसी के सिस्टम से बाहर जाकर अपना माल बेचेंगे तो प्राइवेट व्यापारी उनका शोषण कर सकते हैं। इसीलिए पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान एपीएमसी को हटाना नहीं चाहते। दरअसल देश भर में कुल किसानों की आबादी में छोटे किसानों का हिस्सा 86% से अधिक है और वो इतने कमज़ोर हैं कि प्राइवेट व्यापारी उनका शोषण आसानी से कर सकते हैं। देश के किसानों की औसत मासिक आय 6,400 रुपये के करीब है। किसान कहते हैं कि नए कानून में उनकी आर्थिक सुरक्षा तोड़ दी गई है और उन्हें कॉरपोरेट के हवाले कर दिया गया है। और कुछ ही दिन पहले मैंने न्यूज़ में भी देखा था कि एक किसान बता रहा है कि उस पर क्या बीत रही है ये सब करने से, और साथ ही उसने ये एक ऐसी बात करी जो मुझे बहुत अजीब लगी। उन्होंने ये कहा कि हम किसान भाइयों के लिए ट्रक भर के कंबल ला रहे थे क्योंकि हम इतनी ठंड में बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो सरकार ने उन ट्रकों को रुकवा दिया। तो मुझे ये समझ में आ गया कि सरकार नहीं चाहती है कि लोग उसके खिलाफ प्रदर्शन करें, लेकिन यार किसान इतनी ठंड में बाहर हैं और आप उन तक कंबल भी नहीं पहुंचने दे रहे हो। क्या ये तरीका है आपका उनको रोकने के लिए? और ये एपीएमसी और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या ठेके पर की जाने वाली खेती सबसे घातक है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत बहुराष्ट्रीय कंपनियां एक तालुका या गांव के सभी किसानों की ज़मीनें ठेके पर ले सकती है और एक तरफा फैसला कर सकती है कि कौन सी फसल उगानी है। किसान इनके बंधुआ मजदूर बनकर रह जाएंगे।
सरकार ने नए कानून लाकर कृषि क्षेत्र का निगमीकरण करने की कोशिश की है और इसे भी अंबानी, अडानी और मल्टीनेशनल कंपनियों के हवाले कर दिए हैं। समझने की बात यह है कि निजी कॉरपोरेट कंपनियां जब आएंगी तो उत्पाद में मूल्य संवर्धन करेंगी, जिसका लाभ केवल उन्हें होगा, छोटे किसानों को नहीं। आप जो ब्रांडेड बासमती चावल खरीदते हैं वो मूल्य संवर्धन के साथ बाजार में लाए जाते हैं। किसान को 1 किलो का केवल 20 से 30 रुपए ही मिलेंगे, लेकिन मार्केट में वो मूल्य संवर्धन के बाद 150 रुपए से लेकर ब्रांड वाले बासमती चावल का दाम 2200 प्रति किलो तक जा सकता है। लेकिन बेचारे गरीब किसान को 1 किलो के केवल 20 रुपए ही मिल रहे हैं। भारत के कुछ राज्यों में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का रिवाज नए कानून के पारित किए जाने से पहले से मौजूद है और कृषि के निजीकरण के उदाहरण भी मिलते हैं, लेकिन अभी ये बहुत छोटे पैमाने पर है। असल में केरल में खेती की सबसे अच्छी मिसाल छोटी किसान महिलाओं के कोऑपरेटिव्स में मिलती है, जिसे राज्य में कुदुम्बश्री के नाम से भी जाना जाता है। इसे राज्य सरकार ने 20 साल पहले शुरू किया था। आज इस योजना में 4 लाख के करीब महिला किसान शामिल हैं, जो 14 जिलों में करीबन 60,000 छोटे समूहों में विभाजित किए गई हैं। ये सब्जी, धान और फल उगाती हैं। 4 से 10 सदस्यों का एक समूह होता है जो उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा मंडी में या तो सरकार को बेच देता है या खुली मंडी में। केरल के कृषि मंत्री सुशील कुमार ने जुलाई में राज्य के कृषि मंत्रियों की एक कॉन्फ्रेंस में दावा किया था कि कॉरपोरेट द्वारा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बजाय उनका राज्य सहकारी समितियों और सामुदायिक नेटवर्क द्वारा सामूहिक खेती को बढ़ावा दे रहा है, जिसके बहुत अच्छे नतीजे सामने आ रहे हैं। अब किसानों की मांग है कि सरकार संसद का विशेष सत्र बुलाकर इन तीनों कानूनों को निरस्त करे। किसान संघ कृषि उत्पादों की एमएसपी से कम मूल्य पर खरीद को दंडनीय अपराध के दायरे में लाने की मांग भी कर रहे हैं। इसके अलावा वे धान, गेहूं की फसल की सरकारी खरीद को सुनिश्चित करने की मांग भी कर रहे हैं। तो देखते हैं कि आगे होता क्या है। मुझे तो बहुत ही मुश्किल लग रहा है कि सरकार किसानों की इन मांगों को पूरा करेगी। तो देखिए, कुछ लोग बोलेंगे कि मैं एकदम विरोध कर रही हूँ सरकार का। तो बात विरोध की नहीं है, बात ये है कि आपने जो कानून लाए हैं, माना कि वो किसानों की भलाई के लिए लाए हैं, लेकिन उन भलाई के अलावा जो नुकसान हो रहे हैं आप उनको कैसे इग्नोर कर सकते हैं। और इन सब के कारण ही इस बिल को लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, और जो एक्सेप्ट कर भी रहे हैं तो उनको वो सिर्फ ऊपर ही ऊपर का देख रहे हैं, सिर्फ फ़ायदे देख रहे हैं। नुकसान देखने की ज़रूरत है, और वो नुकसान ज़्यादातर पंजाब, हरियाणा में तो होगा ही, साथ ही छोटे किसानों को होगा। और गरीबों का और मिडिल क्लास का ध्यान रखता कौन है? कोई नहीं रखता। या तो बिल्कुल गरीबों का रखेंगे थोड़ी बहुत स्कीम्स ला करके, और बाकी सारी बात तो अमीरों के लिए होती है ना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर दीजिए। साथ ही आई एम अ फाउंडर ऑफ सक्सेस ग्रैबर्स ट्यूटोरियल्स, जहां हम प्रोवाइड करते हैं वेल क्वालिफाइड ट्यूटर्स, ना सिर्फ ऑनलाइन ट्यूटर्स बल्कि होम ट्यूटर भी। लेकिन ये होम ट्यूटर सिर्फ जबलपुर सिटी में ही आपको प्रोवाइड किए जा सकते हैं। अगर आप ग्लोब के किसी और पार्ट में भी हैं तो आपको अपने चाइल्ड के लिए ऑनलाइन ट्यूटर मिल जाएगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं अपने बच्चे की ऑनलाइन ट्यूटरिंग के लिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा, और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं patreon.com Purnima1411 पर, और फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम और ट्विटर पर।